राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। निगम के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए धन नहीं है। वह हाउस टैक्स कन्वर्जन की वसूली जोर शोर से जहां कर रहा है, वहीं एशिया की सबसे बड़ी फर्नीचर व टिम्बर मार्केट के व्यापारियों का कहना है कि कीर्तिनगर फर्नीचर व टिम्बर मार्केट को अन्य जगहों से यहां बसाया गया था, इसलिए इस मार्केट से कन्वर्जन चार्ज वसूल करना व्यापारियों के साथ अन्याय है। कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट एसोसिएशन निगम के कन्वर्जन चार्ज के मसले पर दिल्ली उच्च न्यायालय चला गया था और दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक स्टे लगा रखा है। वहीं फर्नीचर मार्केट के व्यापारी भी दिल्ली उच्च न्यायालय कन्वर्जन के मुद्दे पर गए, जहां एक व्यापारी के आवेदन पर स्टे की कार्रवाई हो चुकी है। फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन के प्रधान रतिंदर पाल सिंह भाटिया ने DID न्यूज के सवाल के जवाब में बताया कि उन्होंने DC करोलबाग जोन से आग्रह किया है कि न्यायालय का जो फैसला होगा वह मानेंगे, तब तक मार्केट के किसी शोरूम को सील नहीं किया जाए। वहीं दूसरी ओर बार बार सीलिंग की नोटिस व सीलिंग की कार्रवाई से परेशान कीर्तिनगर फर्नीचर मार्केट के व्यापारियों ने वीरवार को अपनी दुकान बंद कर मेन रोड पर एकत्र होकर सीलिंग का जोरदार विरोध शुरू कर इसे व्यापारियों के साथ जुल्म बताते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। कीर्तिनगर फर्नीचर मार्केट के उप प्रधान रवि तलवार एवं महासचिव सतीश गौड़ ने DID न्यूज से क्या कहा, आप खुद सुने। एशिया की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट में हम अभी खड़े हैं और यहाँ के व्यापारी काफ़ी आक्रोशित हैं, क्योंकि बार बार सीलिंग के कारण इन लोगों के सामने रोजी रोजगार की समस्या उत्पन्न हो रही है। एक तरफ कोरोना की मार से व्यापारी और संपूर्ण जगत ही परेशान है और उसमें व्यापारियों के साथ बार बार इस प्रकार से सीलिंग का खेल खेलना कहाँ तक न्याय संगत है, यह तो न्यायालय को सोचना होगा। साथ ही व्यापारियों के अंदर जो आक्रोश है, व्यापारी क्या कह रहे हैं आप खुद सुने। आप अपना परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम रवि तलवार है, मैं यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और कुछ टाइम से MCD ने हमें बहुत तंग कर रखा है और सीलिंग करने की धमकी देते थे और पीछे सीलिंग भी की। हमारे यहाँ पे जो वो कन्वर्जन मांग रहे हैं, मिसयूज़ मांग रहे हैं, वो लागू नहीं होता। हमने उनको सारे कागज़ सारे प्रूफ दे दिए, वो सुनने को तैयार नहीं है, वो देखने को तैयार नहीं है, वो कंसीडर करने को तैयार नहीं है। वो एडमेंट है और जो वो इलीगल सील कर रहे हैं और सीलिंग करने सीलिंग जो उन्होंने पहले की थी टोटली इलीगल की थी। वो बड़ी मुश्किल से हमने कोर्ट जाके खुलवाई। अब वो जो कोर्ट ने ऑर्डर किया वो उसको भी नहीं मान रहे और अपने हिसाब से चल रहे हैं और इतने लोगों की रोजी रोटी और उनको कोई परवाह नहीं है। वो ज़रा भी किसी चीज़ को कंसीडर नहीं करते कि कोई चीज़ जेन्युइन हो सकती है। हमारा कन्वर्जन लगता ही नहीं है, हमारी मार्केट में मिसयूज़ है ही नहीं। कमर्शियल मार्केट है, हम लोगों को कमर्शियल दुकानों के एवज में ये जगहें मिली थी। दुकानें उठाई तो दुकानें दे दी। इसमें क्या गलती है दुकानें चलाना? यहाँ पे 100% मार्केट में सिर्फ शॉप्स हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई मिसयूज़ कर रहा है तो 100% कर रहा है और इनको पता नहीं था। सारी जगह हर गलत काम ये कराते हैं। जहाँ पे नहीं है कोई गलती वहाँ पे ये लोगों की जान के पीछे पड़े हुए हैं। हमने बहुत कोशिश करके समझाया। अब हमने हाई कोर्ट में पिटीशन भी डाली है। ये कोर्ट के फैसले का इंतज़ार भी करके राजी नहीं है। हमने ये सुना है कि आज ये फिर आएंगे फोर्स लेके सीलिंग करने के लिए, इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम इनको कुछ नहीं करने देंगे। ये इससे बढ़ के क्या कर सकते हैं कि इलीगल पे इलीगल, हम इस चीज़ के लिए इनको न्यायालय में इस चीज़ के लिए भी लेके जाएंगे। आपने सुना कि तलवार साहब ने बताया किस प्रकार से ये न्यायालय की बात को भी नहीं मान रहे हैं और न्यायालय की बात को न मानना न्यायालय की अवमानना है। और व्यापारियों के साथ जिस प्रकार से बार बार यह सीलिंग का, यह एक बार नहीं कई मौके हो गए जब इस मार्केट के कई दुकानों को सील करने का काम किया गया, फिर खोला गया, फिर सील किया गया। यह समझ में नहीं आता कि यह कौन सा कानून है, कैसा कानून है, किस कानून के प्रावधान के तहत इस प्रकार की कार्रवाई बार बार हो रही है। इसी प्रकार का मामला टिम्बर मार्केट का भी था और टिम्बर मार्केट के व्यापारी
न्यायालय गए थे और न्यायालय से उन्हें राहत मिली है। और तलवार साहब उप प्रधान हैं फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन के। तो हम तलवार साहब से ये जानना चाहेंगे कि आप लोग हाई कोर्ट कब गए और हाई कोर्ट ने क्या निर्देश दिया है? देखिए, हाई कोर्ट हम पहले गए थे जब शॉप सील हुई थी, 30 दुकानें सील हुई थी, तो उन्होंने हमें डीसील करने का ऑर्डर दे दिया था, इमीडिएट खुल गई थी। उसके बाद अब इन्होंने जो हमें कहा था, हाई कोर्ट ने इनको कहा था कि जब भी कोई एक्शन लेना हो उससे पहले आपको मार्केट वालों को एक रीज़नेबल टाइम देना होगा। ये हमको नोटिस देते हैं कि जी ये फाइनल नोटिस है और 3 दिन का टाइम है, तो 3 दिन का टाइम कोई रीज़नेबल टाइम नहीं है। हमने आज कोशिश की हाई कोर्ट में पिटीशन डालने की, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया, कल डलेगी। हमने इनको यही कहा, इन्होंने एक शॉप के लिए हमने एमसीडी के एपेलेट ट्रिब्यूनल में डाला था केस, उन्होंने हमें 29 तारीख का स्टे दे दिया। हमारे हिसाब से जो एक दुकान का स्टेटस है वो सारी दुकानों का स्टेटस है। अगर एक को स्टे मिला है तो इसका मतलब सबको स्टे मिल गया है, कम से कम 29 तारीख तक। तो इनको चाहिए कि इतना इंतज़ार करें, उसके बाद क्या हियरिंग होती है, क्या बात होती है। और हमारे मेन बात यह है कि जो हम उनको चीज़ें दे रहे हैं और जो डीडीए में बात हो रही है उसको कंसिडर करें। वैसे ये कहते हैं हम डीडीए की चीज़ें जो है हमारा काम है सिर्फ उसको लागू करना, लेकिन अगर डीडीए ये कहता है जी कि यहाँ कन्वर्जन नहीं लगता, लेकिन ये इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करेंगे कि कोई इनको बताए या वहाँ से कोई लेटर आए, कुछ आए। ये सील करने पे आमादा है, इनको सील करके क्या मिलेगा और लोगों को कितनी परेशानी होगी इनको कोई अंदाज़ा नहीं है। तलवार साहब ने बताया कि ये बार बार यह सील किया जाता है और ये न्यायालय की बात भी मानने के लिए तैयार नहीं है और एसोसिएशन द्वारा जो आग्रह किया जाता है उसे भी मानने को अधिकारी तैयार नहीं है। वो आमदा हैं सील करने पर और इस प्रकार की कार्रवाई कब तक चलती रहेगी। हम कैमरामैन से कहेंगे कि आप चारों बगल जरा दिखाओ जो किस प्रकार से व्यापारी आज सड़क पर उतर आए हैं और आकर के अपनी मांग की समर्थन में वो लोग परेशान हैं, व्यापारी वर्ग परेशान है। इस प्रकार से अगर व्यापारियों को बार बार परेशान किया जाएगा तो कैसे इस कोरोना काल में व्यापारी अपने कर्मचारियों का वेतन दे पाएगा, कैसे व्यापारी जो बैंक से लोन ले रखा है बैंक का लोन अदा कर पाएगा। और व्यापारियों के सामने यह एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। कैमरामैन के साथ ललित सुमन, DID न्यूज के लिए। आपने सुना किस प्रकार परेशान है फर्नीचर व्यापारी। दोपहर बाद व्यापारियों ने अपना शोरूम खोला। इससे पूर्व पूरा कीर्तिनगर फर्नीचर मार्केट बंद रहा। कीर्तिनगर फर्नीचर मार्केट के व्यापारियों का कहना है पहले 2 शोरूम ग्लैमर और ताजमहल को सील किया गया, फिर खोला गया, फिर मेन रोड के सभी शोरूमों को सील सुबह 5 बजे कर दिया गया, फिर खोला गया और फिर DC करोल बाग के 15 मार्च 2022 के हस्ताक्षर से नोटिस सीलिंग का जारी किया गया है। जबकि फर्नीचर व्यापारियों पर कन्वर्जन बनता ही नहीं। वेयर हाउसिंग स्कीम के तहत एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर व फर्नीचर मार्केट कीर्तिनगर को बसाया गया था। निगम द्वारा इस मार्केट की समस्याओं एवं इसके बिगड़ते स्वरूप पर पहले राजनीतिक दबाव व स्वार्थ के कारण ध्यान नहीं दिया गया और आज व्यापारियों पर निगम जब कानूनी प्रावधान के तहत कार्यवाही करना चाहती है तो व्यापारी निगम के इस कार्यवाही को गलत बताते हुए न सिर्फ आक्रोशित हैं बल्कि न्यायालय की शरण में जाने पर भी विवश हो उठे हैं। हमारे साथ फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सतीश गौर जी हैं। हम उनसे बात करेंगे आज यह सीलिंग को लेकर के जो एक अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई थी मार्केट में और सारे व्यापारी अपने अपने दुकान को बंद करके सड़क पर एकत्र हो गए थे। यह सिलसिला पहली बार नहीं हुआ है, यह सिलसिला लगातार चलता चला आ रहा है। सीलिंग के नाम पर व्यापारियों के साथ एक प्रकार से अन्याय किया जा रहा है, ऐसा व्यापारियों का कहना है। तो हम सतीश जी से आग्रह करेंगे। जो सतीश जी आप बताइए जो इस मार्केट की यह मूल समस्या क्या है? इस मार्केट की मूल समस्या सुमन जी के पिछले कितने सालों से ये प्रोसेस चलता चला आ रहा है। हम MCD को कितनी बार इसके लिए लिखे, DDA को लिखे, DDA में हमारी कई मीटिंगें हो ली, इसके बावजूद भी कोई डेवलपमेंट, कोई क्लियरेंस नहीं मिल रही है हमें। हम कहते हैं कि हमारी मार्केट का कन्वर्जन चार्ज बनता ही नहीं है। हम तो हमारी मार्केट जब मोतिया खान से आई थी उठ के तो ये आई थी इसी आधार पे।
अब उन कागज़ों में क्या लिख गया, हमारी मार्केट के लोग उन दिनों जब ये सब कुछ हुआ तो कितना ज्ञान था लोगों को, तो लैक ऑफ नॉलेज और इसके चक्कर में जो अफसरों ने लिख के दे दिया वो सब हो गया। अब आज ये हम इसको फेस कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि अब ये जल्दी से मसला किसी एंड पे जाना चाहिए और हम सब लोग अभी इसके लिए इकट्ठे हैं और पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक भी होगा हम इसको क्लियर करके ही छोड़ेंगे कि हमें कन्वर्जन चार्ज में हम लोग नहीं आते हैं। आपने सुना कि सतीश जी ने बताया जो कि इस मार्केट में कन्वर्जन बनता ही नहीं है और यहाँ के व्यापारियों से एक प्रकार से जबरन कन्वर्जन की मांग को लेकर सीलिंग की कार्रवाई की जाती रही है और सील किया जाता रहा है, जिसके कारण समय समय पर व्यापारी आक्रोशित होकर संबंधित विभाग में भी जाते रहे हैं, न्यायालय तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का काम किया है और आज यह स्थिति उत्पन्न हो गई कि व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान को बंद करके सड़क पर उतरकर आना पड़ा। पहले भी जब इस मार्केट के 2 दुकान को, ग्लैमर को और ताजमहल को सील किया गया था तो उस समय में यहाँ के सभी व्यापारी एकत्र होकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पर गए थे और अरविंद केजरीवाल के हस्तक्षेप से और मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अपने प्रयास से उस समय सीलिंग खोल दी गई थी। फिर उसके बाद दोबारा सुबह 5 बजे मेन रोड की सभी दुकानों को सील कर दिया गया, लेकिन फिर से उसे एक बार खोल दिया गया और आज फिर 3 दिनों की नोटिस देकर तीसरी बार सील करने की बात हुई थी, जिससे व्यापारी काफ़ी आक्रोशित हो गए क्योंकि कोरोना की मार से व्यापारी पहले ही परेशान हैं और उसमें जब इस तरीके की बात होती है तो वो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हो जाते हैं। तो हम सतीश गौर जी से बात कर रहे थे जो मार्केट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, काफ़ी क्वालिफाइड हैं और इन्होंने मार्केट के विकास के लिए काफ़ी काम अपने एसोसिएशन के साथ मिलकर किया है। तो सतीश जी ये बताइए कि यह मामला तो अब न्यायालय में है, तो व्यापारियों को अपनी मांग को लेकर न्यायालय में ही जाना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग अभी न्यायालय में ही गए हुए हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि न्यायालय से ही हमें न्याय मिलेगा और दूसरा कोई भी जो हमारी सपोर्ट में आएगा हम उसको भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें सपोर्ट मिले। आपने सुना जो सतीश गौर जी ने कहा कि न्यायालय से उन्हें पूरी उम्मीद है और जो भी चाहे किसी भी तरह के व्यक्ति जो चाहते हैं जो मार्केट का कल्याण हो, व्यापारियों का कल्याण हो, व्यापारी शांति से अपना व्यापार कर सके, उसे कन्वर्जन न लगे, वे उन सभी का भी समर्थन लेने को तैयार है। DID न्यूज़ में ललित सुमन फर्नीचर मार्केट से आप अन्य खबरों के लिए बने रहे DID न्यूज़ पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। The biomass gasifier technology is country inbuilt technology used by our manufacturer and supporting Make in India campaigning. I want to highlight some technical points to this August House. The high air pollution generated by the traditional heating system used very widely in the country by burning petroleum products like diesel gases, thereby
creating high temperature burning. The nitrogen extensive present in air creating nitrogen oxide, sulfur oxide and dust particle carrying carbon content. These all very dangerous, damaging the environment and highly polluting the air. My specific question through this house is the whether government asking the National Green Tribunal or Commission for the Air Quality Management to understand, to evaluate, to promote this technology used in biomass gasification, largely used in biomass, which is the readily and easily available in large quantity. Thank you. माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और गैसिफिकेशन बेस्ड पावर या थर्मल उसका उत्पादन के रूप में बहुत ही लो एमिशन और पोल्यूटेंट्स निकालता है एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल एंड कंबंशन ऑफ इसके लिए। और बायोमास रिन्यूएबल एनर्जी नेचर इन सोर्स है, इसी के लिए जो भी जनरेशन बायोमास से होता है उसको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में लेते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है मंत्री जी से कि आंसर में लिखा हुआ है कि अभी तक हमारे पास 11 प्रपोजल आए, उसमें से 7 प्रपोजल हमने सैंक्शन किए। तो इस स्कीम को बढ़ावा देने के लिए क्या गवर्नमेंट आगे कुछ सोच रही कि इसमें हर डिस्ट्रिक्ट में ये बायोमास के प्रोजेक्ट चलने चाहिए? इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये स्कीम डिमांड बेस्ड है। भारत के अंदर कोई भी अगर प्रपोजल भेजता है तो उसको एवेल्युएशन करके हम लोग उसको सैंक्शन करते हैं और भारत सरकार इसी के लिए बढ़ावा देने के लिए कभी भी ये कदम आगे है। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। So whether the government has made any assessment or tried to recognize the potential of using artificial intelligence or other deep tech solution for biomass gasification and conversion into fuels? Artificial intelligence, we have just started using this or trying to use this in our transmission and distribution systems. We have not tried to use this in biomass systems as yet. And basically, it's not been made clear to us as to which aspect of biomass will artificial intelligence be applied to. So first the problem statement has to be made, and then we can get to the experts and ask them to check whether artificial intelligence can be utilized for energy production from biomass. Sir, total state of Assam में 1,67,946 एलोटेड है, सैंक्शन हुआ है और उसका 1,20,134 अभी काम चल रहा है, लेकिन कितना का कंप्लीट हुआ है डिटेल्स नहीं है। तो मेरा सर से यही पूछना है जो एक्चुअली ये पीएमए जो अर्बन का हाउस है वो नहीं बनने का कारण क्या है? जो हम दिशा का मीटिंग में ये बात उठाया था, मेरा अपना कोकराझार में जो सैंक्शन के लिए भेजा था उसका ज्यादातर इसका जमी नहीं है, जमी का कागज नहीं है। फाइनल सैंक्शन में वो सब यह आता नहीं है, इसलिए इसमें कारण क्या है मंत्री जी से हमको जानना है। सर, दी प्रधानमंत्री आवास योजना for the urban sector scheme was launched in June 2015. At that stage, the demand assessment was for 1 crore Awas overall. This was subsequently revised to 1 crore 12 lakhs, and I'm very happy to inform the House that this figure now stands at 1 crore 15 lakhs houses have been sanctioned. Insofar as the state of Assam is concerned, sir, under the 4 verticals, credit-linked subsidy scheme, in-situ slum rehabilitation, affordable housing in partnership, and beneficiary-led construction, the figures that have been given by the honourable member, I can provide him the details of these. And let me say that 2 of these, the beneficiary-led construction is for properties already owned by a family, and some amount is given, typically 1.5 lakhs, for doing up the property.
Insofar as credit linked subsidy scheme is concerned, this is an interest subvention where the applicant goes to a bank and applies for a loan, and we give a certain amount by way of interest subvention. In situ slum rehabilitation, affordable housing in partnership, I have all the figures. Typically, after a affordable housing in partnership scheme is sanctioned, it takes about 18 to 24 months for the project to be completed. So in all these cases, all the figures that are there, including I have for the Kokrajhar parliamentary constituency, vertical wise, I have these figures. I'll be happy to share them. It's not a case that there is any delay. The scheme started in 2015. The sanctions are still being given. So depending on when a project was sanctioned, after it is sanctioned, it takes typically 18 to 24 months to complete. थैंक यू सर। सर मेरा जो क्षेत्र है ये 6 शेड्यूल में आता है और जमी का जो मामला है ये स्टेट और काउंसिल का मामला है, लेकिन जो बेनिफिशियरीज है उनके जमी का कोई कागज नहीं है। इसके लिए हम जो हमारा रिव्यू मीटिंग में हमने बात किया, लेकिन सर्कल ऑफिसर ने बोल दिया उसका जमी का देने का कोई हक नहीं है। तो ये आप तो ये बताओ जिनकी जमीन नहीं उनका क्या कर सकते हैं? तो सेकंड सर, एक सेकंड सर, और सर ये बोलता है जो पैसा सेंट्रल से जाता है वो डिले होता है, तो इसलिए हमारा मांग है, पहला है जो आप पैसा जल्दी जल्दी देना चाहिए, टाइम पे देना चाहिए, और दूसरा है सर जो पैसा है उसको थोड़ा राशि को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अर्बन में 2 लाख का घर बना के लोग जमीन बर्बाद नहीं करना चाहते सर। सर मैंने ऑनरेबल मेंबर्स को बताना चाहूंगा और दोहराना चाहूंगा कि अलग अलग वर्टिकल्स हैं। जहां तक अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप का वर्टिकल है, उसमें माध्यम में जमीन जो है स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी पड़ती है। स्टेट गवर्नमेंट जमीन प्रोवाइड करती है और फिर केंद्रीय सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपए पर बेनिफिशियरी दिया जाता है। माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि पैसा केंद्रीय सरकार पैसा तब रिलीज करती है कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो पैसा भेजा गया उसका आ जाए। पर अगर माननीय सदस्य को कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि जो बात बता रहे हैं ये केंद्रीय सरकार के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, अगर जमीन स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दी है तो प्रोजेक्ट आगे ही नहीं बढ़ेगा। जब तक वो नहीं देंगे तब तक प्रोजेक्ट सैंक्शन ही नहीं होगा। मेरा मुद्दा मुंबई शहर से है, जहां पर 15 लाख परिवार आज भी झोपड़पट्टी में रहते हैं। मुंबई शहर देश का सबसे बड़ा शहर है। प्रधानमंत्री ने आवास योजना लाने के बाद में वहां की सरकार देवेंद्र फडणवीस जी ने कायदा में बदलाव करके सबको घर मिलना चाहिए इस प्रकार का कायदा बनाया, लेकिन वर्तमान सरकार के जो मंत्री है वो कहते हैं कि बिल्डरों को परवड़ता नहीं है, इसलिए जो 15-15, 20-20, 30-30 साल के लोगों को भी फर्स्ट फ्लोर के लोगों को घर नहीं दिया जा रहा है। विषय थोड़ा अलग है। मैं मंत्री महोदय से इतना ही निवेदन करूंगा कि एक ज्वाइंट मीटिंग लेकर वहां के सारे लोगों को बुलाकर मुंबई शहर के लोगों को न्याय देने का प्रयास करेंगे क्या? Sir, I want to thank the honorable member for asking a question which in my opinion is very relevant. The issue is that under the 4 verticals of the Pradhan Mantri Awas Yojana, one of the verticals is in situ slum rehabilitation. इसका मायना ये है कि जहां पे भी slums या informal settlements हो तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक प्रपोजल बना सकती है कि उसको इन सिटू स्लम रिहैबिलिटेशन, जैसे कर्नाटक में बंगलुरु में हुआ है, दिल्ली में कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, पर ये प्रपोजल वहां से आना चाहिए। अगर ऑनरेबल मेंबर चाहें तो मैं उनके साथ बैठ के और बाकियों के साथ बैठ के मीटिंग लेके हम स्टेट गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं कि ये इस वर्टिकल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा। मैंने बताया 1 करोड़ हमारी डिमांड असेसमेंट थी, हमने ऑलरेडी 1 करोड़ 15 लाख सैंक्शन कर दिए हैं और कल की मीटिंग में भी मैंने जो देखा है 1 लाख शायद और सैंक्शन हो गए। तो इसमें हम तो तैयार हैं, पर स्टेट गवर्नमेंट विल ऑल्सो हैव टू कम फॉरवर्ड एंड मेक अ कॉन्क्रीट प्रपोजल ऑन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक अ व्यू। Hajj embarkation and scholarship scheme and its expenditure. Sir, if you look to the budget allocation and its expenditure, since the last 4 or 5 years, expenditure is negligible, sir. I am quoting from the standing committee of the ministry. It says, the committee are surprised to note that the ministry was not able to spend the budgetary allocation fully 2021, despite its being reduced by more than 10,000 crores. Ministry also says, sir, standing committee report says, Ministry of Minority Affairs has stood way behind utilizing the allotted fund. This surely calls for some interpretation. Sir, how is this situation, sir? Minority funds, not only the scholarship fund, minority fund, there are various schemes.
But expenditure, minister may be knowing. I'm not blaming the minister. Why it is happening like that? What I wish to ask to the minister is that, why you are not spending the money allotted to you to the budget? If this is the position, where it will go? What are the problems of minority? So what I'm asking is, whether the honorable minister is aware of it. If so, what remedial steps the government is going to take to fulfill the commitment of this house? Thank you. जो हमारी सरकार है वो डेवलपमेंट विद डिग्निटी, एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट, इस संकल्प के साथ समाज के सभी वर्गों के तरक्की के लिए काम कर रही है। आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, वैसे मैंने उसका उत्तर दिया है। आपका पहला क्वेश्चन है हज एम्बार्केशन पॉइंट का। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद हज कमेटी के भी पहले मेंबर रहे हैं। ही नोज वेरी वेल। आज पेंडेमिक पीरियड में पिछले 2 सालों से हज नहीं हो रहा है। 21 एम्बार्केशन पॉइंट थे। हम लोग वेट कर रहे हैं सऊदी अरब सरकार का कि सऊदी अरब सरकार अगर हज के बारे में कोई बायलैटरल एग्रीमेंट करती है, जो वर्तमान समय में हम सब चाहते हैं कि हज हो, लेकिन डिपेंड करता है कि सऊदी अरब सरकार क्या फैसला करती है। और इसलिए जो है इस बार सऊदी अरब सरकार के और पेंडेमिक पीरियड के दौरान हमने 21 एम्बार्केशन पॉइंट से 10 एम्बार्केशन पॉइंट्स पर तैयारी के लिए तैयारियां शुरू की हैं। अभी हमें पता नहीं कि सऊदी अरब क्या डिसीजन करेगा। दूसरा आपका जो है वो स्कॉलरशिप पे है। सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं। मैं उनको बताऊं, 2014 से पहले, यानी कि 2014 से पहले जो है वो कई दशक की बात मैं कर रहा हूं, केवल 3,03,73,000 स्कॉलरशिप माइनॉरिटी कम्युनिटी को दी गई। पिछली सरकारों में जो बहुत माइनॉरिटीज के नाम पे बात करती है, मोदी जी के सरकार में इन पिछले 7 सालों में 5,20,00,000 स्कॉलरशिप दी गई, जिसमें 50% से ज्यादा लड़कियां हैं। और जिसका असर यह हुआ है कि जो ड्रॉप आउट रेट है, वो ड्रॉप आउट रेट सर घटा है और इनरोलमेंट बढ़ा है। जहां तक मिनिस्ट्री के बजट का सवाल है, अगर हम आपको वो आईना दिखाएंगे तो आपको थोड़ा कष्ट होगा कि पिछले जो है वो दौरान जो बजट का आपका एक्सपेंडिचर था और बजट क्या था। 2013-14 में 1888 बजट था, यानी 2000 मोदी जी की सरकार नहीं थी, और उसका खर्च जो है, एक्चुअल खर्च जो है वो 1814 हुआ। आज जो है वो 2020-21 में हमारा जो बजट था वो 2530 था एक्चुअल बजट, और उसके बाद जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो 2400 के करीब हुआ है। इसलिए हमारा एक्सपेंडिचर भी ठीक है और ग्राउंड पर भी उसका इंपैक्ट हो, असर हो, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। थैंक यू। महाराष्ट्र सरकार ने उच्च न्यायालय से कहा, हम कोविड-19 पाबंदियों पर समीक्षा बैठक करेंगे। कृषि वैज्ञानिकों ने मार्च में बढ़े हुए तापमान को गेहूं की फसल के लिए बताया घातक। पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ेगा असर। एमपी में 12 से 14 साल तक के 3,44,000 बच्चों को लगाया गया टीका। पूर्व सीजेआई रमेश चंद्र लाहौटी का निधन। पीएम मोदी ने कहा, वंचितों को तुरंत न्याय देने के लिए किया जाएगा याद। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की सराहना की। मुकेश साहनी को लगा झटका। वीआईपी के 3 विधायक भाजपा में हुए शामिल। भारतीय रेलवे ने तैयार किया दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज। फ्रांस के आईफिल टावर को देगा टक्कर। पर्यटकों के लिए खुला एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। पहले दिन पहुंचे हजारों टूरिस्ट। आईपीएल 2022 में धोनी ने सीएसके की कप्तानी छोड़ी। जडेजा को मिली कमान। 14 साल में पहली बार चेन्नई का कप्तान बदला। 200 करोड़ की हुई विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स। सूर्यवंशी को भी चटा दी धूल। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं।
राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।